चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, अ 9 kg mass block is released from the rest from the top of an inclined plane onto the spring with the value of spring constant is 324 Newton per meter attached at the bottom. The value of coefficient of friction is 0.5. Find the maximum compression in the spring. क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक 9 kg का ब्लॉक है जिसे एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज किया जा रहा है। रिलीज करने का मतलब है कि यहां पर इसका इनिशियल स्पीड जो है वो क्या रहा होगा, 0। यहां इस इंक्लाइन प्लेन पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 324 न्यूटन पर मीटर, और जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साथ ही साथ ये इंक्लाइंड सरफेस रफ है, और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपको 0.5 गिवन है। क्लियर है, ये डेटा आपको गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया, तो जैसे इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करते हैं ये ब्लॉक मूव करता है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। क्लियर, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें और वीडियो को 3 से 4 मिनट के लिए पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, और फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे आप 9 kg के ब्लॉक को यहां से रिलीज करोगे तो ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा। अब पहली बात कि आपको कैसे पता चला कि ये ब्लॉक मूव ही करेगा अगर ये सरफेस रफ है तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो tan थीटा मतलब tan 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/4, एंड द 3/4 इज व्हाट, 0.75, और tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा है तो गारंटी है इस बात की कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे मूव करेगा। ये आपने कहां पढ़ा था, फ्रिक्शन चैप्टर में, जब आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था। जब हम किसी भी ब्लॉक को किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट से रिलीज करते हैं तो वो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, उसे चेक करने का तरीका क्या था। सपोज वो इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा एंगल बना रहा है तो आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ब्लॉक मूव करेगा, और अगर म्यू से कम होती तो वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये आप प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ब्लॉक यहां से मूव करते हुए नीचे आ रहा होगा, फिर ये स्प्रिंग से टकराएगा, टकराने के बाद इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो अब पहला सवाल कि जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, सपोज वो कंप्रेशन की वैल्यू है x, तो उस समय इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, 0। ये बात क्लियर है, समझ में आया। तो अब ये है हमारे लिए इनिशियल पोजीशन, ये है हमारे लिए फाइनल पोजीशन। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, A से B तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या हमें यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को ब्रेक करने की जरूरत है क्या? ब्रेक करने का मतलब, कुछ लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करता है फिर वो यहां से यहां तक दोबारा से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। उसमें आपका एफर्ट ज्यादा होगा लेकिन आंसर आपका तब भी सेम आएगा। हमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो हमें इस बात से मतलब ही नहीं है कि बीच में एकदम से स्प्रिंग फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। मतलब हमें यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते समय वर्क एनर्जी थ्योरम को 2 बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए इनिशियल पोजीशन, ये हमारे लिए फाइनल पोजीशन। सिंपली हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में यहां वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर? तो जरा देखिएगा, A से B, A to B। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गिवन ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे, बताएं कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे। जब ये इस स्प्रिंग से टकरा जाएगा तो इस स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क होगा।
जब ये ब्लॉक मूव करते हुए इधर आ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा, फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है जो वर्क करेगा? नॉर्मल फोर्स लग तो जरूर रहा है लेकिन नॉर्मल फोर्स का वर्क नहीं होगा। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस का वर्क होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताएं क्या लिखेंगे। एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है तो mg फोर्स का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है वो क्या होगा? mg साइन थीटा। क्लियर है? mg फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो कि mg साइन थीटा होगा, और एक और कंपोनेंट होता है जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा, वो क्या होगा? mg कॉस थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 8 मीटर? नहीं भाई, 8 प्लस एक्स। तो अगर मुझे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखना है तो मुझे बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या लिखेंगे? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो है mg साइन थीटा। तो देखिएगा मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 8 प्लस एक्स। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे हमने कैलकुलेट किया? mg का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उसे हमने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब बताएं मुझे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना होगा? अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन, वेयर एन इज व्हाट? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा। क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन तो ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स ऊपर है और ये नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एन। और जब ये ब्लॉक यहां मूव किया तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना हुआ? जल्दी बताएं मुझे। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखूंगा? माइनस म्यू mg cos थीटा, दिस इज द फोर्स, into displacement and the displacement is 8 plus x। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है? म्यू इंटू एन, वेयर एन इज व्हाट? नॉर्मल फोर्स। और इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 प्लस एक्स। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, ये है फ्रिक्शन का वर्क। नॉर्मल का वर्क क्या होगा? 0। क्यों? वही सेम कहानी फिर से रिपीट। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, इसीलिए यहां पर नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 होगा। और कोई फोर्स बचा? हाँ भाई, स्प्रिंग फोर्स भी बचा है। अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क आप क्या लिखेंगे? तो आप एक्सप्रेशन जानते हैं स्प्रिंग फोर्स का क्या होगा? हाफ के एक्स इनिशियल। इनिशियली जो स्प्रिंग था वो अपनी नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल लेंथ में चेंज इन लेंथ 0, और फाइनली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? x, तो माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is equals to change in kinetic energy. What is the change in kinetic energy? जल्दी से एक्सप्लेन करें। ध्यान से देखें, क्या इनिशियली स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 है? और जब ये फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंचा उस समय भी स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 है क्या? बिल्कुल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो हम यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 लिख सकते हैं।
क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करें, इक्वेशन बनेगी और फिर हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब इसके आगे तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं। mg मास कितना है 9, तो 90 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, साइन 37 कितना होता है भाई? साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5, गुड, इंटू 8 प्लस एक्स माइनस म्यू एम जी। म्यू का वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं। एम जी मतलब 90 कॉस थीटा। कॉस 37 की वैल्यू बताएं जल्दी से, क्विक। कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस k/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितना गिवन है 324, तो हम यहां पे लिखेंगे 324 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं इसको रिजॉल्व करके वैल्यूज क्या बनती है। 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 18, यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट करेंगे 18 और 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनता है आपका 162 और 2 से ये, ठीक। यहाँ पे 18 को कॉमन लेते हैं, देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा। 3 इंटू 8 दिस इज 24 प्लस 3x। मेरी हेल्प करते रहिएगा, देखते रहिएगा कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा। यहाँ पे 18 को कॉमन लिया, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा -16 माइनस 2x, और 162 में से अगर 18 हमने कॉमन लिया है तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर -9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर कॉमन लिया तो ये वैल्यू क्या बनती है आपके पास -9x स्क्वायर, और 3x माइनस 2x इज व्हाट प्लस x, 24 माइनस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 18 कॉमन है उसे गायब कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन है आपके पास क्या 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें कैलकुलेट करना आता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके x की दो वैल्यूज आती हैं। एक आती है x इक्वल टू +1 और एक x का वैल्यू आता है यहाँ पर -8/9। तो यहाँ पर हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, जो भी x की नेगेटिव वैल्यू आई है और x की जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब इस 9 kg के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया था तो ये स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा, +1 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नोट डाउन करें इसे, एक एक स्टेप को समझें और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एक ये वेज जिसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फिक्स्ड किया हुआ है, और इस वेज पर एक सर्कुलर ट्रैक है, और उस गिवन सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ना वो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, r। मतलब r क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक। ठीक, अब देखें यहां पर एक m मास का ब्लॉक है जिसे इस टॉप एज पॉइंट से रेस्ट से रिलीज किया गया है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है स्मूथ। स्मूथ का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। चलिए क्वेश्चन रीड करें, क्या पूछा है। A block of mass m is released from the rest. Okay, find the normal force at the lowermost point. एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब आप ब्लॉक को यहाँ रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये मूव करेगा। तो जब ये ब्लॉक अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर, तो इस गिवन ब्लॉक पर इस वेज की वजह से कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? लोअर मोस्ट पॉइंट पर इस वेज से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। बताइए अप्रोच क्या होना चाहिए।
यहां पे आपको सर्कुलर मोशन जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है उसकी नॉलेज का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस गिवन पॉइंट पर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको पता है इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्लियर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, और ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो याद करें नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है नॉर्मल माइनस mg, और ये किसके बराबर होता है, m इंटू AC, वेयर AC इज व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, r। क्लियर, ये समझ आया। ये आप कहां पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन में आपने देखा था कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर क्या होता है, m इंटू AC। मतलब अगर इस पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड v है तो हम नॉर्मल की वैल्यू यहां से इस एक्सप्रेशन से लिख पाएंगे mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। बस हमें यहां पर अगर इस गिवन पॉइंट पर पार्टिकल का स्पीड पता चल जाए तो हम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी। अब ये आप बताएं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब विच स्टेप शुड आई फॉलो, वर्क एनर्जी थ्योरम। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी गिवन पॉइंट पर स्पीड वगैरह पूछी जाए ना तो सबसे पहला थॉट जो हमें क्लिक करेगा वो ये करेगा, क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, ये है मेरा फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन हम यहां पर अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर। इस गिवन ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो क्या आपका जवाब होगा, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस। कौन कौन, एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहां पर एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये है इनिशियल पोजीशन, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। आप ये जानते हैं इसमें से ये वाला टर्म तो 0 है, क्यों, क्योंकि जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो नॉर्मल फोर्स हमेशा हर एक इंस्टेंट पर उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल फोर्स का तो वर्क डन डेफिनेटली 0 आएगा। अब बचा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप इतने स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैसे लिखा जाता है। जब भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखना होता है किसी भी बॉडी पर तो सिर्फ और सिर्फ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो गिवन ब्लॉक वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, इनिशियली ब्लॉक यहां पे था, फाइनली यहां पर है, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, उतना ही जितना क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg इंटू r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाय 2। तो बेसिकली हमें नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए mv स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और आप यहां से देख पा रहे हैं यहां से मैं mv स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सीधे यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 2। तो यहां से ये mv स्क्वायर का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स। बताएं कितनी आ रही है वैल्यू, देखिए वैल्यू पुट करके, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज mg प्लस mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2mgr डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल आउट एंड दिस रिजल्ट इज व्हाट, 3mg। क्लियर। तो यहां पे जब ये ब्लॉक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय वेज से लगने वाले नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी 3mg। तो आपने यहां पे देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने सर्कुलर मोशन में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनका भी यहां पर क्या हुआ, यूज हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करें इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। हेलो, चलिए अब हम लोग यहां पर एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस वन इज व्हाट, द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैसे कैलकुलेट करें। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से फोर्सेस इंटरनल हैं और कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि सपोज मेरे पास दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, और ये दोनों पार्टिकल मिलकर के पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बोला मैंने? जब भी मैं यहां पे बोलूं कि सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब है कि उस गिवन सिस्टम के अंदर यहां पर ये दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहे होंगे। पार्टिकल 2 की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो सपोज इस डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड है F1, और पार्टिकल 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड है F2। ये गारंटी है क्या कि F1 और F2 दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया, अगर मैं इस फोर्स को एक्शन बोलूंगा, अगर मैंने इस फोर्स को एक्शन बोला, तो डेफिनेटली ये वाला जो फोर्स है वो रिएक्शन होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया। अब खास बात यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्शन और रिएक्शन ये दोनों ही इस गिवन सिस्टम के अंदर लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहां पर F1 और F2 इन दोनों ही फोर्सेस को, मैंने क्या बोला? F1 एंड F2 इन दो फोर्सेस को अगर एक साथ जिक्र करूं तो मैं कह सकता हूं ये दोनों फोर्सेस क्या हुए? इंटरनल फोर्सेस। मतलब समझ आया? इंटरनल फोर्सेस का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन एज वेल एज रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के अंदर लाई करते हो। और अगर ऐसे फोर्सेस हैं जिनका एक्शन सिस्टम के अंदर है लेकिन रिएक्शन सिस्टम के अंदर नहीं है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारा यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड व्हाट? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, कि इंटरनल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क किया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये जो पार्टिकल 1 है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट है dr1 वेक्टर, ठीक। और पार्टिकल 2 है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज इस डायरेक्शन में हुआ और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला? dr2। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट्स को, क्योंकि मुझे अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो किसी भी गिवन फोर्स का वर्क तभी होगा जब किसी भी पार्टिकल का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ध्यान से देखना, अगर इस पार्टिकल 1 पर जो फोर्स है वो F1 लगा और उसका डिस्प्लेसमेंट dr1 हुआ, तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस F1 ने कितना वर्क किया, या फिर इसी बात को बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? तो आप यहां पे लिखेंगे dw1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो इसलिए यहां पे वर्क डन की वैल्यू को भी मैंने dw1 लिख दिया। इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? वर्क डन बाय एक्शन। क्लियर? अब बताएं वर्क डन बाय रिएक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय रिएक्शन होगा F2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर। लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स का मतलब होता है द वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स तो उसका मतलब है dw1 प्लस dw2। याद रखिएगा इस बात को, एक्शन का वर्क प्लस रिएक्शन, मतलब इन दोनों के वर्क को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो चलिए ऐड करते हैं। तो आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? F1 डॉट dr1 वेक्टर प्लस F2 डॉट dr2 वेक्टर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। एक बात बताएं, F2 वेक्टर की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ F1 वेक्टर।
तो इसी एक्सप्रेशन में F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस F1 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर। यहां पर आप F1 को अगर कॉमन लें तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बनेगा, F1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर माइनस dr2 वेक्टर। काफी आसान है, कुछ नया नहीं किया, सिंपली बस F2 की वैल्यू को माइनस ऑफ F1 पुट कर दिया। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। याद करें रिलेटिव में आपने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 को हम किस तरीके से लिख सकते थे, डॉट dr12 वेक्टर। ये समझ आया कैसे लिखा? जैसे कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 फाइंड करनी होती है तो मैं कैसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वाले एक्सप्रेशन को मैं यहां इस तरीके से लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। या फिर इसी बात को कैसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2। तो ये है आपके पास टोटल नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस। अब देखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। मतलब 2 के फ्रेम में 1 का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर ये क्वेश्चन पूछूं, क्या ये एक्सप्रेशन रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा? रेफरेंस फ्रेम का मतलब जिस फ्रेम से हम इस वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, क्या ये एक्सप्रेशन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा क्यों नहीं करेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट आता है। मतलब जब भी आप वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप इस दुनिया के किसी भी फ्रेम से कैलकुलेट करना, हमेशा उस वर्क की वैल्यू सेम आएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आप ग्राउंड से इन दोनों फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करते हैं और सपोज ये वर्क 10 जूल आया। कितना आया? 10 जूल। अब आपने अपना फ्रेम चेंज कर दिया, अब आप ग्राउंड फ्रेम से किसी और फ्रेम में चले गए, सपोज लिफ्ट में चले गए, और वो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर आप लिफ्ट से भी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इन गिवन फोर्सेस का जो टोटल वर्क है वो अभी भी 10 जूल ही आएगा। मतलब ये वर्क आपके रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब सवाल उठता है क्यों नहीं करेगा, वो देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। फोर्स, आप ये जानते हैं फोर्स एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हैं। फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, तो ये तो तय है, ये क्या है, गिवन क्वांटिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि सर ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम पर डिपेंड करेगा ना। लेकिन ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। आपने यहां पर ऑलरेडी फ्रेम डिसाइड कर दिया है। मतलब आपको जब भी यहां डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 के फ्रेम में 1 का डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे। तो आप दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखें, ये क्वांटिटी तो हमेशा ही सेम आएगी, क्योंकि आपने इसका फ्रेम ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर दिया है। नहीं आई मेरी बात समझ? क्योंकि ये है इन दो पार्टिकल के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसी भी फ्रेम से क्या रहेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये क्वांटिटी भी फ्रेम से इंडिपेंडेंट आ गई। तो जब ये दोनों ही क्वांटिटी फ्रेम से इंडिपेंडेंट हैं, तो ये तय है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता।
अभी हम आगे जाकर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आती जाएंगी। मैंने क्या यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन, एक्शन प्लस रिएक्शन का जो टोटल वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस का टोटल वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर। मतलब एक पार्टिकल दूसरे के रिलेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हुआ है या नहीं, सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि इंटरनल फोर्सेस वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। अभी इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर देंगे जब तक आप ये एक्सप्रेशन लिखें। तो चलिए, अभी हमने इंटरनल फोर्सेस का जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा की पॉइंट नंबर 1 क्या है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ये अभी हम देख चुके हैं कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है वो चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा एक बात, जब भी मैं इंटरनल फोर्सेस बोलूं ना तो इसका मतलब है इट इज द समेशन ऑफ व्हाट, वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क था वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा था, और वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसका था, पार्टिकल 1 का विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, जो कि किसी भी फ्रेम से हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नोट डाउन करें की पॉइंट नंबर 1। की पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन अ सिस्टम along the internal forces remains unchanged always, then the work done by internal force on the system is 0। ये बात समझ आई आप लोगों को। जैसे कि मैं यहां पर वही सेम सिस्टम कंसिडर करता हूं जिसके अंदर 2 पार्टिकल थे, और इन 2 पार्टिकल्स के बीच का जो ये सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन सपोज क्या है, r0। और आप ये जानते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इसी लाइन के अलोंग लगेंगे, ये फोर्स F1 और ये फोर्स क्या है, F2। तो जब मैं बात करूंगा टोटल वर्क डन की, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, अगर इन 2 पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज होगा तभी इंटरनल फोर्सेस वर्क करेंगे, अदरवाइज इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करेंगे। अगर इन 2 गिवन पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ तो उस केस में इंटरनल फोर्सेस का टोटल वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दैट सिचुएशन जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल 1 का 2 के फ्रेम में वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करें। अभी आगे जाकर के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ये चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं जो हमने अभी तक की पॉइंट्स को रीड किया उसका यूज क्या है। जरा देखिएगा, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे 2 ब्लॉक हैं, M1 और M2। ठीक, और इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक रस्सी, और उस रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, उससे हमने M1 और M2 को कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस M2 वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की हेल्प से ये पूरा सिस्टम डिस्प्लेस करते हैं। और सपोज ये थोड़ी देर बाद ये सिस्टम इधर कहीं पहुंच जाता है, ये है M1 और ये है आपका M2, ये फोर्स F0। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर है। सिचुएशन समझ में आ रही है, ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F0, और जैसे ही हमने फोर्स F0 लगाया तो ये सिस्टम आगे मूव करता है। कुछ देर बाद यहां पर इस सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर हो जाता है। क्लियर। अब
अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये बताएं कि टेंशन फोर्स, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या पूछा, टेंशन फोर्स का वर्क M1 पर क्या होगा, मतलब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M1। तो अगर आप M1 की बात करें तो M1 पे टेंशन फोर्स कहां लगेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, आगे की डायरेक्शन में। और आप ये जानते हैं कि अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच का ये जो सेपरेशन है ये कभी चेंज नहीं हो रहा, तो गारंटी है इस बात की कि अगर M2 5 मीटर चला है तो M1 भी 5 मीटर चलेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर? तो एक बात बताओ, वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5। M1 पे जो टेंशन फोर्स का वर्क हुआ वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स भी आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M2, ये M2 ब्लॉक, अब आप जानते हैं कि M2 ब्लॉक पर टेंशन फोर्स कहां लगेगा, आगे या पीछे, तो ध्यान से देखें M2 ब्लॉक पर टेंशन फोर्स पीछे लगेगा। टेंशन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो टेंशन फोर्स का वर्क M2 पर कितना होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे -T/5। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, समझ आ गया होगा, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M2 नेगेटिव होगा और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M1 पॉजिटिव होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वर्क बताएं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर M1 प्लस M2 इसे अपना सिस्टम कंसिडर करता हूं, मैंने क्या बोला, M1 प्लस M2 को मैं अगर अपना सिस्टम कंसिडर करूं, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि M1 पे लगने वाला टेंशन फोर्स और M2 पे लगने वाला टेंशन फोर्स ये क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है। और अभी हम थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन और रिएक्शन दोनों ही सिस्टम के अंदर लाई करते हो। तो अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम लिया तो टेंशन फोर्स इंटरनल हो गया, और ये हम देख चुके हैं कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क तभी होता था जब उन दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन क्या हो, चेंज हो। एक बात बताओ, अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो क्या इसके बीच का सेपरेशन कभी चेंज होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो गारंटी है इस बात की कि टेंशन फोर्स का वर्क जीरो आएगा। और वैसे हम देख भी चुके हैं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M1 और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M2 को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों का अगर समेशन कर दें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये मैं यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझा जरूर रहा हूं, लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि टेंशन फोर्स का वर्क पूरे सिस्टम पर, टोटल वर्क हमेशा जीरो होता है। आप याद करें, जब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें एक एडवुड मशीन थी और उसके दो एंड पॉइंट पर हमने दो मासेस को हैंग किया हुआ था, और वहां पे जब हमने टेंशन फोर्स कैलकुलेट किया था तो एक ब्लॉक पे टेंशन फोर्स का वर्क पॉजिटिव आया था, एक पे नेगेटिव आया था, लेकिन मैंने कहा था कि टोटल वर्क बताओ, तो वहां पे टोटल वर्क की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो। तो मैंने वहां एक स्टेटमेंट बोला था कि इस बात को हम आगे जाकर के प्रूफ भी करेंगे। मैं यहां पर यही आपको प्रूफ करना चाह रहा हूं कि अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा, और अगर इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। चलिए इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में, और हम यहां पे लगभग 99% जो केसेस पढ़ते हैं उसमें जो स्ट्रिंग होती है वो कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ चेंज ना हो रही हो। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो,
ऑन द सिस्टम। ये बात समझना जरूरी है, पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क जीरो होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या M1 पे टेंशन का वर्क जीरो है? नहीं भाई। क्या M2 पे टेंशन का वर्क जीरो है? नहीं। लेकिन जब मैं बात करता हूं पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क टेंशन फोर्स का क्या आता है? जीरो आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हम आगे जाकर के वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम भी पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने जो पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम वो किसी पार्टिकल के लिए पढ़ा, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाएं, सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो, तो वहां पे ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो ऑन द सिस्टम। यहां पे आप टोटल भी लिख लीजिएगा, टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक M1 और दूसरा ब्लॉक M2, और सपोज आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जैसे आप M1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो सिस्टम है ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगेगा। ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन। क्या है? इनिशियल सिचुएशन। अब सपोज थोड़ी देर बाद ये सिस्टम डिस्प्लेस होकर के थोड़ा आगे पहुंच गया, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, सपोज एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहां पे फोर्स लगा रहे थे, ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि नॉर्मल फोर्स, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि M1 और M2 के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं कि नॉर्मल फोर्स जो कि M1 और M2 के बीच में लग रहा है, उसका वर्क M1 पर कितना हुआ और M2 पर कितना हुआ, ये बताएं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं M2 की, किसकी? M2 की। तो एक बात बताओ, M2 पर M1 की वजह से नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? आगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बताओ कि अगर मैं वर्क पूछता तो आप वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन M2 क्या लिखते? अगर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू n और डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में कितना हुआ? 5, पॉजिटिव होता। ये बात समझ आ रही है? हमारे लिए यहाँ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आ रही है ना आपको कि नॉर्मल फोर्स का वर्क M2 पर अभी क्या होता? पॉजिटिव, क्योंकि M2 पर नॉर्मल फोर्स भी आगे है और साथ ही साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं M1, इस M1 ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर इस पर नॉर्मल फोर्स आगे लगा है तो इस पर नॉर्मल फोर्स पीछे लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन M1 आप क्या लिखेंगे? -n × 5। क्लियर? माइनस क्यों लगाया समझ आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल फोर्स पीछे लगेगा और M1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे के डायरेक्शन में होगा। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे को M1 + M2 को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं M1 + M2 को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, तो उस केस में M1 M2 पे जो फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे जो फोर्स लगाएगा, वो दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इंटरनल फोर्सेस। तो ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछता टोटल वर्क डन बताओ, तो गारंटी है इस बात की कि अगर M1 और M2 दोनों रिजिड बॉडी हुए, रिजिड बॉडी का मतलब है एक ऐसा बॉडी जिसका शेप चेंज नहीं हो रहा हो, तो उस केस में पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन
बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 ऑन होल सिस्टम। ये क्या है भाई, आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने इसीलिए यहां पे वैल्यूज लिख करके समझाया। M2 पर नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव और M1 पे नॉर्मल का वर्क नेगेटिव, लेकिन खास बात है जितना इस पे पॉजिटिव वर्क हुआ है उतना ही इस पे नेगेटिव वर्क हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पूरा सिस्टम पर टोटल वर्क नॉर्मल फोर्स का हमेशा 0 रहेगा। अब बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर M1 और M2 को हमने अपना सिस्टम कंसिडर किया तो नॉर्मल एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स का जब हम वर्क लिखते थे तो याद करो वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बात बताओ, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इन दो बॉडीज के बीच का जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं M1 M2 के रिलेटिव कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा। और जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिलेटिव डिस्प्लेस ही नहीं हो रही तो गारंटी है उस केस में इंटरनल फोर्सेस वर्क ही नहीं करेंगे। तो यहां पर M1 ने M2 पर जितना वर्क किया एग्जैक्टली उतना ही M2 ने M1 पे वर्क किया। मतलब इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स ने जितना M2 पर पॉजिटिव वर्क किया एग्जैक्टली नॉर्मल फोर्स ने उतना ही नेगेटिव वर्क किया M1 पे। क्योंकि पूरे को अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूं तो नॉर्मल इंटरनल फोर्स है लेकिन यहां पर कभी भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि हमेशा पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होता है, 0। नोट डाउन दिस। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। एक लिफ्ट और उस लिफ्ट के अंदर एक 2 kg का ब्लॉक है और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब लिफ्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर 2 ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर जिसे मैं ए बोल रहा हूं वो लिफ्ट के अंदर है और एक ऑब्जर्वर बी जो कि कहां पर है, ग्राउंड सरफेस पर है। क्लियर? अब यहां पर मेरे लिए जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम का मतलब यहां पर जब भी मैं बोलूं कि सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब है लिफ्ट प्लस ब्लॉक। ये मेरा सिस्टम है, ये लिफ्ट और ये ब्लॉक। क्लियर? अब देखें, यहां पर मैंने एक ये टेबल बनाया है। इस टेबल में आपको क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको यहां क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये जो लिखा है ना, ये क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन ए फ्रेम और इन बी फ्रेम। ए फ्रेम का मतलब अगर ए इस ब्लॉक को देख रहा है तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना हुआ। सिमिलरली अगर बी इस ब्लॉक को देख रहा है तो ब्लॉक पर बी के फ्रेम में कितना वर्क हुआ। ये वैल्यूज आपको यहां फिल करनी है। ये जो दूसरा कॉलम आप देख पा रहे हैं ये क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द लिफ्ट। नॉर्मल फोर्स ने लिफ्ट पे जो वर्क किया वो ए के फ्रेम में और बी के फ्रेम में क्या होगा। और जो लास्ट कॉलम देख रहे हैं दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम। सिस्टम का मतलब लिफ्ट प्लस ब्लॉक। क्लियर है? और हाँ, आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पे जो भी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने हैं वो पैरामीटर आपको 2 सेकंड में कैलकुलेट करने हैं, 0 to 2 seconds। मतलब आपको यहां पे नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू 2 सेकंड के इंटरवल में कैलकुलेट करनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को आप लोग पॉज करें और खुद से ट्राई करें। ठीक, चलिए देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर लिफ्ट का स्पीड कांस्टेंट है तो 2 सेकंड में लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
इतने आप समझदार हैं, खुद बता सकते हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड में कितना चलेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 2, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, 6 मीटर। ये आप कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो हमने यहां पे देखा कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 6 मीटर मूव करेगा। अब एक बात बताना, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ब्लॉक 2 kg का, अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे क्या लगेगा, mg का वैल्यू क्या होगा 20, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर रखा है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0। क्लियर भाई? तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो mg के बराबर होगी, मतलब 20 न्यूटन। ये नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? अरे भाई ये नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? लिफ्ट ने। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल फोर्स लिफ्ट के द्वारा इस पे 20 न्यूटन लगाया गया, तो अगर मैं इस लिफ्ट की बात करूं तो इस लिफ्ट पे यही नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg। 2 kg वाले ब्लॉक पर आते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इन फ्रेम ऑफ ए। एक बात बताओ, ए के फ्रेम में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के फ्रेम में ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, 0, क्योंकि ए को तो ऐसा लगेगा ना कि भैया ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पर है, क्योंकि ए भी लिफ्ट के अंदर है और ये बॉक्स भी लिफ्ट के अंदर है, तो ए को 2 kg वाला ब्लॉक हमेशा रुका हुआ दिखाई देगा, और अगर रुका हुआ दिखाई दे रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ ए इज व्हाट, 0। ऑन लिफ्ट ये भी 0 होगा, क्योंकि ए को लिफ्ट रुकी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ए खुद लिफ्ट के अंदर है, तो उसे ऐसा लगेगा कि लिफ्ट रेस्ट पर है। तो अगर रेस्ट पर है तो ए के फ्रेम में वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, 0, एंड दिस इज व्हाट वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब इन दोनों का वर्क हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये भी वैल्यू क्या आती है, 0। आसान है, क्योंकि ए के फ्रेम में तो सब कुछ रेस्ट पे ही दिखाई देगा, क्योंकि ए भी लिफ्ट के अंदर है। क्लियर? अब बात करते हैं बी। बी वो ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड सरफेस पर है। एक बात बताओ, बी को ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा? उतना ही जितना ये लिफ्ट डिस्प्लेस हुआ है, और लिफ्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, 6 मीटर। तो जल्दी से बताओ वर्क डन इन फ्रेम ऑफ बी क्या लिखोगे, 0? नहीं भाई, फोर्स कितना लग रहा है, 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बी के फ्रेम में, 6 मीटर। तो मैं यहां पे वैल्यू लिखूंगा 20 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू आती है आपकी 120 जूल। मतलब बी के फ्रेम में नॉर्मल फोर्स ने ए पे, नॉर्मल फोर्स ने ब्लॉक पे जो वर्क किया वो कितना किया, प्लस 120 जूल। लिफ्ट पे कितना किया? अब ध्यान से देखो, लिफ्ट पे नॉर्मल फोर्स नीचे है लेकिन लिफ्ट ऊपर गया है, तो लिफ्ट पे नॉर्मल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये वैल्यू क्या आएगी, -20 इंटू 6। माइनस क्यों लगाया, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा, और ये वैल्यू आएगी माइनस के 120 जूल। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क मतलब वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन, मतलब इन दोनों के वर्क को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, और अगर इन दोनों के वर्क को ऐड किया तो ये वैल्यू फिर से क्या आ गई, 0। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी हमने जो अपना प्रीवियस एग्जांपल देखा था वहां पे हम इसी बात को तो समझ रहे थे कि पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क नॉर्मल फोर्स का हमेशा 0 आता है। ए के फ्रेम में भी 0 और बी के फ्रेम में भी 0। यहां से आपको एक और पॉइंट क्लियर हो गया होगा। याद करें, जब मैंने वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस में आपको की पॉइंट नंबर 1 लिखवाया था तो एक बात बताई थी कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान से देखना,
ए के फ्रेम में टोटल वर्क 0 आ रहा है और बी के फ्रेम में भी टोटल वर्क 0 आ रहा है। और टोटल वर्क का मतलब क्या है? वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस फ्रेम से क्या है? इंडिपेंडेंट है, चाहे आप ए के फ्रेम में कैलकुलेट करें चाहे आप बी के फ्रेम में कैलकुलेट करें, ये टोटल के लिए। लेकिन अगर सिर्फ मैं ए के फ्रेम में नॉर्मल का फोर्स 2 kg के ब्लॉक पे देखूं तो 0 है, लेकिन बी के फ्रेम में कितना है? 120 जूल। तो किसी एक फोर्स का वर्क किसी भी बॉडी पर फ्रेम पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जब मैं बात करता हूं टोटल वर्क की, टोटल वर्क का मतलब एक्शन प्लस रिएक्शन, मतलब इंटरनल फोर्स के वर्क की बात करता हूं, तो वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ए और बी के फ्रेम में नॉर्मल फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन जब मैंने बात करी टोटल वर्क की तो टोटल वर्क अभी दोनों केस में सेम आ रहा है। और अगर ये नॉर्मल का वर्क है तो गारंटी है कि नॉर्मल का वर्क पूरे सिस्टम पर हमेशा 0 होगा। क्लियर? नोट डाउन दिस।